हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, हमारे कुछ पेशेंट्स की क्वेरीज हैं, तो मैं स्टिमुलेशन के बारे में आपसे वो कुछ पूछूंगी कि आप उनको गाइड कर सकें कि क्या है ये ओवेरियन स्टिमुलेशन, क्या है उनके केस में हम क्या कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप कुछ बताएंगे ओवेरियन स्टिमुलेशन के बारे में। देखो, ओवेरियन स्टिमुलेशन दो रीजंस के कारण की जाती है। एक तो ऐसे पेशेंट जिनमें एग नहीं बन रहा है और उनको अपने एग्स बनाने हैं और उसके बाद उनको नेचुरली ट्राई करना है, तो एक लो डोज स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है जिसमें पेशेंट को कुछ टैबलेट्स देके हम लोग देखते हैं कि कई बार उनके एग्स जो है प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनको नेचुरली ट्राई करना है, अपने एक दो साइकिल्स नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं। उनमें कुछ इंजेक्शन जिनको हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, उनके साथ हम कुछ एग्स की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं और उन बेटर एग्स के कारण उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। इन केसेस में हम कई बार पेशेंट्स को आईयूआई भी करने की सलाह देते हैं, ताकि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो होती है उनमें स्पर्म्स को स्पेशल तरह से हम लोग वॉश करते हैं, तैयार करते हैं, और वो स्पर्म्स जो है उस दिन उनके यूट्रस में ट्रांसफर किए जाते हैं जिस दिन उनके एग्स जो है वो रिलीज हो जाए, रप्चर हो जाए। थर्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन होती है जब हम पेशेंट्स को आईवीएफ पे लेते हैं, जिसमें डेफिनेटली पेशेंट्स की जो डोज है उसको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि जो मल्टीपल एग्स हैं, ज़्यादा एग्स बनाने के लिए थोड़ी डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, ताकि एक आईवीएफ पेशेंट को आईवीएफ साइकिल परफॉर्म करने के लिए 6 से 8 एग्स जो है वो बना सके। उन 6 से 8 एग्स में से जो बेस्ट एग्स फॉर्म होते हैं, उन एग्स के साथ हम मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो जो एम्ब्रियोज हैं उनकी क्वालिटी को एक बार चेक करने के बाद वही एम्ब्रियो जो है पेशेंट के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ताकि उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर हो जाएं। तो रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन, रोल ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पेशेंट में जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन से बेशक वो टैबलेट फॉर्म से एग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो एज फैक्टर में आईयूआई ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें एग की क्वालिटी बेटर हो, नंबर ऑफ एग्स जो है वो बेटर हो, और वो पेशेंट्स जिनमें हमने आईवीएफ से पेशेंट को स्टिमुलेट करना है आईवीएफ के लिए, उनमें कुछ गोनाडोट्रोपिन हाई क्वालिटी के देने होते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ एग बेटर हो, उसके बाद उनकी एम्ब्रियो की क्वालिटी बेटर हो, और उस बेटर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो के कारण सर, एक क्वेरी उनको एक है सक्सेसफुल कि प्रेगनेंसी हो कोई जाए। सूटेबल एज जी है सर, एक हमें क्वेश्चन जो और है, स्टिमुलेशन क्वेरी है हमने एक पेशेंट पेशेंट की को कि करना है, स्टिमुलेट करना है, उसकी कोई स्पेसिफिक एज है या फिर ओवेरियन रिजर्व के अकॉर्डिंग आप ये बताएंगे। कि देखो, एज फैक्टर तो जब तक पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हुई, पेशेंट की अपने अगर औलाद नहीं है, तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स हैं। बट कोशिश ये होती है कि पेशेंट की एज अगर 38 से कम है तो उसको ओवेरियन स्टिमुलेशन दी जा सकती है, जिससे उसको नेचुरली एग बने। अगर उसकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, हस्बैंड के स्पर्म ठीक है, तो उनको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज किए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट जिनमें एज फैक्टर आ गया है, 35 से ज़्यादा एज हो गई है, और उनके एग्स पहले अच्छे नहीं बनते थे, और अब उनके एग्स जो हैं उनकी क्वालिटी को बेटर करना, तो डेफिनेटली उनको कुछ अच्छे ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल जैसे कि गोनाडोट्रोपिन दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है जिनसे उनकी एग की क्वालिटी को एनहांस किया जाए। तो मेरी समझ में आता है कि 38 की एज से पहले पहले पेशेंट को ओवेरियन स्टिमुलेशन दी जा सकती है, ताकि या तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकें, या फिर उनको आईयूआई से हेल्प दी जा सके ताकि उनको प्रेगनेंसी हो सके। जी सर। सर, एक क्वेरी और है कि ये ओवेरियन रिजर्व है क्या। देखो, ओवेरियन रिजर्व, जब एक लेडी को पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो नेचर एक हार्मोन जो कि लेवल होता है एएमएच लेवल या एफएसएच लेवल, एफएसएच और एएमएच ये डिसाइड कर देता है कि क्या उस लेडी के जो एग बनने की जो एज है, और मतलब वो कब तक रह सकती है। सो एएमएच लेवल या लेडी का एफएसएच लेवल जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है और कब तक उसका ओवेरियन रिजर्व काम करेगा। सो एक अल्ट्रासाउंड जिसमें ओवेरियन वॉल्यूम, जो अंडेदानी का साइज है, वो भी डिटरमिन कर सकता है कि एक लेडी का जो ओवेरियन रिजर्व है वो कैसा है। क्या वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, क्या वो नॉर्मल ओवरीज हैं, क्या वो मल्टीसिस्टिक ओवरीज हैं, क्या वो लो ओवेरियन रिजर्व के साथ ओवरीज हैं जिनमें कि एग बनने की जो कैपेसिटी है वो कम है, या एग बनने की जो एज है वो कम है। सो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बट एक लेडी का एफएसएच एलएच या एएमएच ये डिटरमिन कर सकता है कि लेडी का जो ओवेरियन रिजर्व है वो बहुत अच्छा है, नॉर्मल है,
या फिर बहुत कम है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही एक पेशेंट को, एक कपल को ये एडवाइस दी जा सकती है कि वो किस तरीके का ट्रीटमेंट लें ताकि उनको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी होने में कामयाबी मिल सके। तो जैसे आपने बोला कि एफएसएच लेवल है या एमएच है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है एक आइडियल लेवल क्या है जो आप मानते हैं कि इसके ऊपर हम उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं? देखो, एएमएच लेवल कुछ भी 1.5 से लेके 2.5 के बीच में एक अच्छा एएमएच लेवल माना जाता है। 2.5 से लेके 3.5 तक एक जिसको कहते हैं एक्सीलेंट एएमएच लेवल है। 3.5 से लेके अबव एएमएच लेवल है, वो हमें ये समझाता है कि हो सकता है ये लेडी जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ हो, जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। कोई भी एएमएच लेवल 1 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो ओवेरियन रिजर्व है, या तो वो कम है या वो खत्म हो रहा है। क्योंकि हर पीरियड्स के बाद एक लेडी का जो एएमएच लेवल है वो डाउन आना शुरू होता है। किस रेशियो से डाउन आएगा ये पेशेंट टू पेशेंट, लेडी टू लेडी वेरी करता है। सो ओवेरियन रिजर्व जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी लेडी को एग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करने का। बहुत बड़ा एक लेवल है जिसमें ये पता लग सकता है कि उसको कितने एग्स बन सकते हैं अगर उसको ओवेरियन स्टिमुलेशन दी जाए। और नंबर ऑफ एग्स के बाद क्वालिटी ऑफ एग्स कैसी होगी उसके बारे में भी बहुत क्लैरिटी से एएमएच लेवल प्रिडिक्ट कर सकता है। सर जैसे पेशेंट हमारे पास आई है और कोइंसिडेंटली वो उसका पीरियड्स का सेकंड डे है, तो आप रेकमेंड करेंगे उसको सेकंड डे पे स्टिमुलेट करने का या फिर आप प्रोसीड करेंगे डाउन रेगुलेशन की तरफ? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। पेशेंट सबसे पहले जब वरदान हॉस्पिटल में हमारे पास आता है तो डे 2 ऑफ पीरियड्स पे हम पहले उसके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। इसमें पैरामीटर्स चेक करने के बाद कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम नेचुरल प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। सो मेडिसिन से पहले उनका एनवायरनमेंट ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आ जाए और उसका डे 2 ऑफ पीरियड्स है और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट भी किया जा सकता है, बट हमारी कोशिश ये होती है कि एक प्रॉपर इवैल्यूएशन जो है वो लेडी की, मेल की और फीमेल की दोनों की हो जाए, ताकि हम लोगों को ये क्लैरिटी से पता लग जाए कि जो हम उनकी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के बाद उनको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेशेंट किस प्रोटोकॉल पे जाएगा ये डिसीजन जो है वो क्लिनिशियन ही ले सकता है पेशेंट को डायग्नोज करने के बाद। जी सर। सर हम जैसे आपके फेवरेट हॉर्मोन्स क्या हैं पेशेंट को स्टिमुलेट करने के? देखो, वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग देखें जो स्टडीज कहती हैं वो यही कि रिकॉम्बिनेंट एफएसएच, रिकॉम्बिनेंट एलएच, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर बनते हैं, नंबर ऑफ एग्स बेटर बनते हैं, पेशेंट को प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बेटर होते हैं। कुछ क्लिनिक्स ऐसी भी हैं जो कि कई बार कॉस्ट सेविंग में या कई बार पेशेंट की जो इकोनॉमिक कंडीशन देखने के बाद उनको एचएमजी से स्टिमुलेट करते हैं या यूरिनरी प्रोडक्ट से स्टिमुलेट करते हैं। डेफिनेटली उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस एक तो कम हो जाते हैं। कॉस्ट जरूर है कि उनकी कॉस्ट कम होती है, बट रिकॉम्बिनेंट एफएसएच और रिकॉम्बिनेंट एलएच जो है वो डेफिनेटली एक बेटर मॉलिक्यूल है यूरिनरी एफएसएच और यूरिनरी एचएमजी से। तो हमारे हॉस्पिटल में वरदान में पिछले 25 सालों में हमने यूरिनरी प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमें पता है कि उनके साथ जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। एंड सेकंड, क्वालिटी ऑफ जो एग है वो बहुत अच्छा नहीं होता, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो भी जो है वो कई बार अच्छे नहीं बनते। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट को फेलियर मिलता है, पेशेंट कामयाब नहीं हो पाते प्रेगनेंसी अचीव करने में, और पेशेंट को बहुत डिस्करेजमेंट फील होती है। तो रिकॉम्बिनेंट एफएसएच, रिकॉम्बिनेंट एलएच, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर है, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज बेटर बनते हैं, और उनको डेफिनेटली हम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी सर। सर तो एक क्वेश्चन क्वेरी है हमारी, एक और क्वेरी है कि ये स्टिमुलेशन जो आपने हमें बोली है कि हो सकता है पीरियड्स के सेकंड डे पे शुरू हो जाए, या जैसे आपने बोला कि एनवायरनमेंट बनाएंगे तो करेंगे, तो कितने दिन की स्टिमुलेशन एक्सपेक्टेड हो सकती है या फिर ये भी पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा? पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है सबसे पहले कि उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, बट नॉर्मली ये देखा गया कि 10 से 13 दिन जो है वो इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि उसके कंप्लीट जो एग्स हैं वो मेच्योर हो जाए और उसके बाद उसकी एग की रिकवरी करनी है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें हम आईवीएफ प्लान कर रहे हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि एक पेशेंट को 11th डे
जो है वो प्रॉपर साइज का बन जाता है और उसके बाद वो एग रप्चर भी हो जाता है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट को अगर आईवीएफ कर रहे हैं तो 10 से 13 दिन की स्टिमुलेशन, अगर पेशेंट नॉर्मल अपने एग बनाने के उसमें है तो ऑलमोस्ट डे 11 से लेके डे 15 के बीच में उसका एग बन के रप्चर हो जाता है और उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बेटर बन जाते हैं। सर जैसे आपने बोला हम स्टिमुलेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम उनको डायग्नोज भी करेंगे, चेक भी करेंगे साथ साथ ये कि। देखो आईवीएफ के लिए तो बहुत रिजिड मॉनिटरिंग होती है। हर 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होता है ताकि हमें पता लग सके कि उनके एग्स किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहे हैं, उनका साइज कैसे बढ़ रहा है, उनकी क्वालिटी कैसे आने वाली है। जो नॉर्मल साइकिल्स हैं जिसमें हम आईयूआई प्लान करते हैं या नेचुरल साइकिल्स जिनको कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ नेचुरली अपना प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, तो उसमें डे 11 से या डे 9 से मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाती है ताकि उनका एग का साइज है जो उसको प्रॉपर तरीके से हम मेडिसिन से और बेटर कर सकें, उनको एक प्रॉपर साइज पे लाके उनको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दे सकें ताकि उनका फॉलिकल जो है, जो एग है वो टाइम पे रिलीज हो और वो या आईयूआई या नेचुरली दोनों तरीकों से अपनी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। यही एक तरीका है फॉलिकल मॉनिटरिंग का या एग को मॉनिटर करने का। सर जैसे आप फॉलिकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता लग जाता है, कुछ आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट के कितने एग्स बन रहे हैं। डेफिनेटली एक रेडियोलॉजिस्ट या जो भी अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको 100% ये इंफॉर्मेशन मिलती है अल्ट्रासाउंड से भी उसका एग का साइज क्या है, किस साइज पे जाके उसको इंजेक्शन दिया जाए ताकि उसका एग जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे रप्चर हो सके और फिर उसके बाद उसकी आईयूआई या नेचुरल ट्राई करने की जो भी क्लिनिशियन की इवैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंगली उनको डिसीजन दिया जाए ताकि वो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए नेचुरली या आईयूआई से कोशिश कर सकें। आईवीएफ का प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ी सी रिजिड मॉनिटरिंग होती है क्योंकि उसका प्लान प्रोग्राम प्रोटोकॉल है। सो ऐसे कंडीशंस में कोशिश यही होती है कि उसकी एक रिजिड मॉनिटरिंग की जाए और उसके अकॉर्डिंगली सारा प्लान बनाया जाए पेशेंट का। सर आपके अकॉर्डिंग तो एक आइडियल साइज क्या है एक फॉलिकल का। कोई भी एक्सरसाइज 17 से 18 तक जब पहुंच जाता है तो एक मेच्योर्ड एक्ट माना जाता है। तो जब एक फॉलिकल का साइज 18 पे आता है तो कोशिश ये होती है कि उनको एग रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दिया जाए ताकि वो विद इन 36 आवर्स और 36 टू 48 आवर्स में रप्चर हो और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की आईयूआई या उनको नेचुरल साइकिल जैसे भी एडवाइस करना है उसके बारे में उनको प्रॉपर तरीके से कंसल्ट दिया जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए कोशिश कर सकें। जी सर। सर एक चीज़ हमने और आप पेशेंट की करी है आपसे कि मतलब अगर उनके एग्स बाई चांस ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे आपने बोला 6 से 8 बन रहे हैं, उनके केस में 9 से 10 बन रहे हैं, तो आपकी उनको क्या एडवाइस रहेगी? जब नॉर्मल एग्स 6 से 8 होते हैं तो हमारा एक आईवीएफ का साइकिल जो है उसको प्लान किया जा सकता है। बट जब एग 8 से ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो जाए तो हमारी कोशिश यही होती है कि उन सारे एग्स को बाहर निकाल के उनको एम्ब्रियो बनाएं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है उनको फ्रीज करें और एक या दो एम्ब्रियो जो है वो आईवीएफ के प्रोसीजर के दौरान एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में ट्रांसफर कर दिए जाए, प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेशेंट को जो फ्रोजन एम्ब्रियो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीज किए जा सकते हैं अगर एक्स्ट्रा एग्स बनते हैं किसी भी पेशेंट को। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है।